हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती और सभी को गुड मॉर्निंग। आज है आपका 19 जुलाई और आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 5 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास। और आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर 1 फिजिक्स का जितनी भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उसको करने वाले हैं, यानी सपाचट करने वाले हैं। देखो, चैप्टर 1 में बहुत सारी परिभाषाएं हैं प्यारे भाई, लेकिन उसमें से हम केवल उन्हीं परिभाषाओं को करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है, बार बार आती है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वाली है उन्हीं को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये डेली क्लास सुबह 5 बजे होती है और आज ये दूसरी क्लास है। इससे पहले कल क्लास पहली हुई थी, आज दूसरी क्लास है और इसमें इसी तरीके से इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको याद कराने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस क्लास का अगर आप नोट्स वगैरह बनाने के लिए सोच रहे हो तो नोट्स मत बनाना, बस ध्यानपूर्वक क्लास देखना और क्लास में जो चीजें होंगी उसको याद कर लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि आपने ऑलरेडी इन सभी चीजों को अपने नोट्स में लिख रखा है। जो बोर्ड वाली आपने बनाया है, जो क्लास का बनाया है, उसी में से मैं इन सभी चीजों को करा रहा हूं जो महत्वपूर्ण है, जो बार बार आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले अपना अटेंडेंस एक बार सभी लोग लगा दो इस तरीके से, #अल्फा इंस्टीट्यूट और नीचे अपना नाम, ये दोनों चीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। इससे मुझे पता चल जाए कि हाँ, आप रेगुलर क्लास कर रहे हो और ये क्लास पूरी आपके बोर्ड एग्जाम के अंतिम दिन तक चलेगा। और तब तक आपको पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, चाहे आपके लघुत्तरी प्रश्न हो, चाहे दीर्घोत्तरी प्रश्न हो, चाहे केमिस्ट्री में रिएक्शन हो, चाहे फिजिक्स में डेरिवेशन हो, सब कुछ याद हो जाएगा। बस आप डेली क्लास करना, मेरे साथ 15-20 मिनट मॉर्निंग में देना। आप हमारे साथ शिखर बैच में पढ़ रहे हो या फिर ऑफलाइन किसी कोचिंग में जा रहे हो, टेंशन नहीं लेना है, बस रेगुलर क्लास करना है जबरदस्त तैयारी के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न नहीं है, यह है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है ना, बार बार पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट वाली है, मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है। आवेश संरक्षण, आवेश को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात संपूर्ण आवेश क्या होता है, हमेशा संरक्षित होता है। यह है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, यानी आवेश को हम लोग नहीं उत्पन्न कर सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते हैं, केवल आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना, इस वस्तु से दूसरे वस्तु पे ट्रांसफर कर सकते हैं। यही आपका क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। यह आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, है ना। ये 2 नंबर में पूछता है। 2 नंबर में जब भी ये प्रश्न पूछेगा, कितने नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा। कर लोगे आप सभी लोग। चलो अगला देखते हैं चैप्टर 1 से। और हाँ, अगला जाने से पहले आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों के बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए हमने स्टार्ट कर दिया है शिखर 2.0 बैच और क्लासेज भी जबरदस्त तरीके से चलने शुरू हो चुकी है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो अक्टूबर तक हम इस बैच में आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। 7 से 8 घंटे डेली लाइव क्लास हो रही है। अगर आप इतना पढ़ सकते हो, है ना, कहोगे सर मुझे कॉलेज जाना होता, हम कब पढ़ेंगे, तो भैया लाइव क्लास होती है और क्लास बाद में रिकॉर्डिंग फॉर्म में सेव हो जाती है। मान लो आपको कॉलेज जाना हो, हालांकि हमारी जो क्लासेज है सुबह 5:30 बजे शुरू होती है। 5:30 बजे कौन जाता है क्लास लेने भाई, और शाम को 3 बजे शुरू होती है। 3 बजे तो सब लोग आ जाते हैं घर पे। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर ऑफलाइन कोचिंग भी लगा रखी है, वहां पे नहीं जाएंगे। तो प्यारे बच्चे एक बात समझ लो, ऑफलाइन कोचिंग में कभी भी अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा। ऑफलाइन कोचिंग में लेके जाएंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक, फंसे रहोगे वहीं पे। अगर अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो उसके बाद रिवीजन, प्रैक्टिस टेस्ट और साथ में मॉडल पेपर, अनसॉल्व क्वेश्चन बैंक लगाओगे, तभी शानदार परसेंटेज बनेगा, तभी आपका जबरदस्त तैयारी होगी। इसलिए अगर आप बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा परसेंटेज लेना चाहते हो, करना चाहते हो, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। मात्र फीस 799 रुपये में। अच्छा, 799 रुपये में आपको लाइव क्लास भी मिल रही है, 5 बुक भी मिल रहा है, लाइव डाउट क्लास, स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स का PDF, 1 शॉट रिवीजन क्लासेस, A to Z सब कुछ मिल रहा है। साथ में ये किताबें आपको मिल रही हैं घर तक, है ना। ये किताब क्या है, वरदान किताब है। मार्केट में भी ये किताब आएगी लेकिन महंगी आएगी, करीब 150 रुपये प्लस आएगी किताब, क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चन बैंक भी है और नोट्स भी है, यानी क्वेश्चन बैंक नोट्स दोनों है इसमें, है ना।
जो मार्केट में आपकी किताब आती है उसमें केवल क्वेश्चन बैंक होता तो 100 110 रुपए का आती है, लेकिन 150 रुपए की एक किताब आएगी। 5 किताब आपको ये वाली फ्री आपको मिलने वाली है। ये किताब आपको इस बैच के साथ में मिलेगी अगर आप ज्वाइन करोगे तो, ठीक है ना। तो जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है बिना लेट किए ज्वाइन कर लेना, क्योंकि डेली 7-8 घंटे क्लास होगा, लेट होगा तो आप ही का बैकलॉग लगेगा, आप ही को कंप्लीट करना पड़ेगा, आप ही को परेशानी होगी। इसलिए अगर आपको जबरदस्त तैयारी करनी है तो बिना लेट किए इस बैच को ज्वाइन कर लो। कैसे ज्वाइन करना है, आप सिंपल अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं और ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जबरदस्त कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, है ना। देखो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत ये भी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखो इसका मतलब क्या होता है, आवेश को, है ना, आवेश किसी वस्तु पर हमेशा क्या होता है, एक निश्चित मान का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। आवेश जो होता है किसी भी पदार्थ पर एक निश्चित मान का पूर्ण गुणज होता है ना। वह आवेश का मान क्या कहलाता है, मूल आवेश कहलाता है, मूल आवेश कहलाता है ना, कहलाता है। देखो मूल आवेश जो होता है, मूल आवेश क्या होता है यहां पे ध्यान रखना, मूल आवेश है ना, क्या होता है, यन होता है। मूल आवेश क्या होता है, ई होता है, जिसका मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है ना। और आवेश जो Q होता है, किसी भी पदार्थ पर आवेश जो Q होता है यह N × E होता है। यहाँ पे N का मान क्या होता है, हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या होने का मतलब यह N का मान आपका कभी भी दशमलव नहीं होता है, कभी भी भिन्न नहीं होता है ना। हमेशा पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या का मतलब ±1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, हालांकि, है ना, 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, ±3 हो सकता है, अनंत भी हो सकता है, लेकिन कभी भी दशमलव और भिन्न नहीं होगा। यह सिद्धांत क्या कहलाता है, यह सिद्धांत कहलाता है आवेश का क्वांटीकरण। ये भी पूछा जाता है, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना। आपको 4 आवेश दे देगा, पूछेगा क्या यह आवेश आपका संभव है या नहीं संभव है, इस तरीके से करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कूलाम का नियम। समझ में आया ये आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत का मतलब किसी वस्तु पर हमेशा जो आवेश होता है एक संख्या का, एक निश्चित मान का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। कभी भी वह दशमलव नहीं होता है, कभी भी वह भिन्न नहीं होता है, हमेशा उस निश्चित मान का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, जिसको हम लोग उस निश्चित मान को क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। और मूल आवेश का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 होता है। ये ई आपका मूल आवेश होता है। यहाँ पे यन जो होता है ये पूर्ण संख्या होता है, ये पूर्ण संख्या होता है, हमेशा दशमलव नहीं होता है, भिन्न भी नहीं होता है, हमेशा यन जो होता है क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, दो चीजें आपकी कंफर्म हुई। तीसरी चीजें देखो यहाँ पे, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, आपको मैंने बताया है यहाँ पे कूलाम के नियम के बारे में, देखना ध्यान से। देखो स्टेटमेंट लिखने से पहले आप समझ लो, है ना। देखो 2 आवेश आपके पास है, एक आवेश है Q1, 2 आवेश आपके पास है, एक आवेश क्या है यहाँ पे Q1, दूसरा आवेश क्या है यहाँ पे Q2, 2 आवेश है। इसके मध्य की दूरी कितना है, इसके मध्य की दूरी है आपका R, है ना। तो देखो क्या है यहाँ पे, मतलब कूलाम का नियम क्या कहा जाता है, किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के लिए, बिंदु आवेश के लिए क्या होता है, ध्यान से समझना, आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, लगने वाला वैद्युत बल जो होता है आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके मध्य के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। दोनों पॉइंट समझना। ये जो आवेश है
इस पे लगने वाला जो बल F है यह आवेशों का गुणनफल, आवेश Q1 Q2 के गुणनफल के अनुपाती होगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। और समीकरण नंबर 2 क्या होगा, इसके मध्य की दूरी जो r है, तो यह बल जो लगेगा इनके मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होगा। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लो, है ना। दोनों समीकरण को एक साथ रखोगे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना। समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, है ना, ठीक है। समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, है ना, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से यहाँ पे F इज क्या हो जाएगा, एक साथ प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, इसको हटाना पड़ेगा तभी तो काम होगा। तो कैसे हटाएंगे, F इज इक्वल टू K नाम का एक नियतांक यूज करेंगे, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा कूलाम के नियम का, जहां पे K इज इक्वल टू क्या है, जहां पे K इज इक्वल टू होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 इंटू 10 की पावर 9, ये K का मान होता है ना प्यारे बच्चों। ये आपके सामने पूरी कहानी हो गई। इसकी पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे हो गया कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। यहाँ पे दो आवेश थे, इसी तरीके से फिगर बना के आप अपनी किताब में लिखना, है ना। और यहाँ पे ये समीकरण नंबर 1 2 मान लेना, फिर समीकरण नंबर 1 2 से इस तरीके से लिख देना, है ना, ठीक है, हो जाएगा। बोलो, जहां के का मान इस तरीके से बता देना। क्लियर है, चलें अगला, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है वैद्युत क्षेत्र किसे कहा जाता है, यह आपको बताना है। बताओ वैद्युत क्षेत्र किसे कहा जाता है, बोलो। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आपको पता है, किसी आवेश को, है ना, क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, किसी है ना, किसी, देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो चुकी है, वैद्युत क्षेत्र नहीं पूछा था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाता है क्वेश्चन में, है ना, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गई है। चलो, है ना, इसको, ये क्वेश्चन आपका असली ये है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, है ना। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, क्या होता है, देखो किसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो ध्यान से, जब किसी आवेश को कहाँ पे रखा जाता है, बताओ, वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। वैद्युत क्षेत्र में क्या किया जाता है, रखा जाता है तब आवेश पर लगने वाला बल F तथा आवेश Q के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखते हो तो उस पर लगने वाला बल F तथा आवेश Q के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे जो है, इसे कैपिटल E से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, इसे जो है कैपिटल E से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल E इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ, कैपिटल E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपान Q होता है, ये फार्मूला है। कैपिटल E इज इक्वल टू, यह आपका फार्मूला है, क्या, F अपान Q, ये होता है, एक तरह से फार्मूला निकल के आ गई। अच्छा, इसका 2-3 चीजें और एग्जाम में पूछी जाती हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। आवेश के मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा जाता है ना, और विमा भी पूछा जाता है। दोनों चीज साथ साथ में ध्यान लो। देखो मात्रक इसका क्या होता है, फार्मूला लिखो यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपान Q होता है। तो यहां से इसका मात्रक लिखना चाहोगे तो F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है।
और Q का मात्रक क्या होता है बताओ, कूलाम होता है ना। तो न्यूटन प्रति कूलाम, एक तो ये मात्रक निकल के आई। एक अन्य मात्रक होता है, इसका मैंने कई बार बता रखा है, बोल्ट, बोल्ट अपान मीटर, यह एक अन्य मात्रक भी होता है। तो ये दो मात्रक आपके लिए याद रखना इसका। अच्छा, वीमा, वीमा आपके लिए मैं दे रहा हूं क्लास वर्क, अभी अपने से निकाल के फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्योंकि ये ऑलरेडी चैप्टर पढ़ रखे हो। बार बार एक ही चीज पढ़ाते हैं हम, लेकिन फिर भी आप लोग बार बार एक ही चीज निकालने के लिए बोलते भी हो, है ना। तो ये दो चीज आप लोगों के लिए हो चुकी है। आगे चला जा नेक्स्ट पे, चलो अगला चलते हैं, जो बार बार पूछे जाने वाली प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो आपको पता होगा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश, है ना, क्या रखा जाए, समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश, है ना, ये दो आवेश हैं जिनका परिमाण समान है परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, अल्प दूरी पे रखा जाए, अल्प दूरी पे रखा जाए, छोटी सी दूरी पे रखा जाए, तो इस प्रकार बना हुआ निकाय जो होता है ना, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, है ना। क्या लिखोगे परिभाषा में बताओ, चलो लिखते हैं यहाँ पे, जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश क्या किया जाए, अल्प दूरी पर रखा जाता है। तो जो निकाय बनता है, निकाय मतलब सिस्टम, ये जो सिस्टम बना है, तो बना हुआ निकाय, तो बना निकाय क्या कहलाता है, बना निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। लिख लोगे परिभाषा, दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पे रखा जाता है, तो बना हुआ निकाय जो होता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक एक चीज याद करते रहो, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल लेना है, उदाहरण लेना है, तो उदाहरण लिख लो, यहाँ पे उदाहरण भी पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। उदाहरण आप लिख लेना, HCl लिख लो, है ना। HCl में क्या होता है, ध्यान से समझना, एक तो H प्लस होता है ना, और Cl माइनस होता है ना, प्लस माइनस है ना, समान परिमाण के आवेश हैं, अल्प दूरी पे रखा जाता है, तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव बनाता है ना। इस तरीके से एग्जाम में बना के भी दिखा देना। चलो जी आगे चलते हैं और हाँ, आगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये भी चीज पूछा जाता है। तो आपको पता है, जब दो समान परिमाण, जैसे -Q और एक +Q, दो आवेश है ना, दो समान परिमाण के ये दो आवेश -Q और +Q वाले दो आवेश अल्प दूरी पे रखते हैं, इसको कहाँ रखते हैं, अल्प दूरी पे रखते हैं। अल्प दूरी पे रखने का मतलब क्या हो गया, इसके बीच की दूरी मान लो L है, कम दूरी पे रखा गया है। तो इस तरह से ये जो निकाय बना है, ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है, आपको पता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इन दोनों में से किसी एक आवेश ले लें, है ना, तथा उनके मध्य की दूरी जो होता है, इसके गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे जो है हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे P से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, है ना, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू, एक आवेश इसमें से कोई ले लेते हैं, आवेश ले लेते हैं और इनके मध्य की दूरी ले लेते हैं। यानी कि हमको लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू, इसमें से एक आवेश Q ले लेते हैं, इनके मध्य की दूरी L लिख देते हैं। तो इस तरीके से यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हो जाएगा। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है ना, मात्रक भी पूछा जाता है, मात्रक भी साथ में याद रखना, इसका मात्रक क्या होता है। तो मात्रक बहुत आसान है, Q का मात्रक क्या होगा, कूलाम, L का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर होगा, Q का मात्रक कूलाम, L का मात्रक मीटर हो जाएगा। अच्छा, वीमा लिखना है तो कैसे लिखोगे, वीमा लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखो Q का वीमा क्या होता है बताओ, A इंटू टी होता है। L का वीमा क्या होता है, दूरी का वीमा L होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, A
टी एल, यह आपका बीमा हो जाएगा। बात समझ में आया? तो मात्रक और बीमा साथ साथ में याद रखना। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना इसका जो कि पूछा जाता है, यह एक कैसा होता है, एक सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है। अच्छा, इसकी दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है इसकी दिशा, है ना। इतनी सारी चीजें याद रखना, मात्रक, बीमा, सदिश राशि, ये सारी चीजें याद रखना जो कि पूछी जाती है। अच्छा, इसको अगर परिभाषा के रूप में लिखना हो तो लिख लोगे ना अपने से? एक बार कमेंट में लिख के प्रैक्टिस करके दिखा देना कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखोगे? वैद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बस ये हो जाएगा आपका काम, ठीक है। चलो जी, अगला चलते हैं। अगला क्या है? अगला है आपका वैद्युत फ्लक्स, है ना। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? बहुत आसान है, बताओ वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? बोलो प्यारे बच्चों, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? देखो, वैद्युत क्षेत्र में, यह मान लो आपके सामने क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, बहुत लंबा सा वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में कोई एक पृष्ठ उपस्थित है। पृष्ठ उपस्थित का मतलब कोई एक सरफेस इस तरीके से पृष्ठ उपस्थित है। तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो भी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी उसे क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। अगर मान लो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है और वैद्युत क्षेत्र ई है ना, है ना। वैद्युत क्षेत्र ई में कोई एक पृष्ठ उपस्थित है। मान लो हमारा ये फोन ही आपका वैद्युत क्षेत्र ई में है, यहाँ पे ये वैद्युत क्षेत्र ई है, इसी जगह ये फोन है। तो जो आपका जितनी वैद्युत बल रेखाएं इस फोन से होके गुजरेंगी वह क्या कहलाएंगी? वैद्युत फ्लक्स कहलाएंगी। क्या लिखोगे परिभाषा में? वैद्युत क्षेत्र में क्या लिखोगे परिभाषा में? कि वैद्युत क्षेत्र में, परिभाषा में क्या लिखोगे? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, है ना। यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना। अब देखो, वैद्युत फ्लक्स को इसे जो है 5, इसे फाई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? बताओ। वैद्युत क्षेत्र ई इंटू क्षेत्रफल ए, ये होता है फार्मूला। अच्छा, ई डॉट ए इसको इस तरीके से लिखा जाता है ना। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये आपका वैद्युत फ्लक्स का क्या हो गया? पूरा परिभाषा हो गया, है ना। क्या होगा परिभाषा? आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, अब चलो हम कुछ होमवर्क की बात करते हैं। एक तो परिभाषा आपको होमवर्क देंगे हम, लेकिन हाँ, इसके साथ में 2-3 चीजें होमवर्क देता हूं, क्योंकि देखो ऑलरेडी मैं ये पूरा चीजें पढ़ा रखा हूं तो होमवर्क देने का हक है। अच्छा, इसका मात्रक, चलो मात्रक मैं बता देता हूं। इसका मात्रक क्या होता है ना। मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक देखो, फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ई इंटू ए होता है। तो ई इंटू ए होता है, तो फाई इज इक्वल टू मात्रक लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई का मात्रक क्या होता है? न्यूटन अपान कूलाम होता है। और ए का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है ना। यह आपका वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया। एक तो ये मात्रक होता है, एक और मात्रक होता है इसका, क्या? फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए से एक और मात्रक निकलता है, वह मात्रक ये है। देखो 2 मात्रक है यहाँ पे। ई का मात्रक आपको मैंने 2 बताया था, एक तो वोल्ट अपान मीटर बताया था, है ना। एक
आपको ये वाला बताया था, तो यहाँ पे वोल्ट अपान मीटर रख दो, यहाँ पे मीटर स्क्वायर कर दो, है ना। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये और ये कट जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर, ये दूसरा मात्रक निकल के आ जाएगा किसका, वैद्युत फ्लक्स का, है ना। ये दूसरा मात्रक निकल के आ जाएगा। दो मात्रक होते हैं इसके, है ना, दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में। अच्छा, अब आपके लिए मैं कुछ होमवर्क की बात करता हूं। इसका विमा आपको बताना है, कहाँ पे, कमेंट में कमेंट करके, है ना। अच्छे से देखना, 3-4 होमवर्क दे रहा हूं, अच्छे से पढ़ना सभी लोग, क्योंकि समय ज्यादा जा रहा है। एक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें परिभाषा, गॉस का नियम, यह आपके लिए होमवर्क है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना सभी लोग, है ना। और इसके साथ में अब देखो, ये भी आपके लिए होमवर्क है, जो कि बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, पढ़ो एक बार सभी लोग। क्वेश्चन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करिए और इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। वही व्यंजक आपको प्राप्त करना है, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, है ना। यह वाला व्यंजक आपको प्राप्त करना है, और ये क्लास में मैंने करवा रखा है। और होमवर्क में मैं डेली आपको एक एक लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा हूं, और डेली तैयार करते रहो। एग्जाम में बहुत है, आपकी पूरी किताब में लॉन्ग क्वेश्चन बताऊं, 25 मतलब 22-23 तो डेरिवेशन है, 10-15 लॉन्ग क्वेश्चन, कुल मिला के 35 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 35 क्वेश्चन होंगे। यानी 35 दिन में पूरी किताब के आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लोगे, फिर अगले 35 दिन में उसका रिवीजन कर लोगे, और एक ही तैयार करना है आपको, तो आप अपने से कर सकते हो। हालांकि मैंने ऐसी बातें कि मैंने कराया नहीं है, आपको 160 में कराया गया है। सर आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराए होंगे, जो फिजिक्स वाले सर नगेंद्र सर पढ़ाते हैं शाम को 6:30 बजे, और एप्लीकेशन में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे कराए होंगे। अगर आप कहीं और पढ़ रहे हो तो वहाँ पे भी तो जरूर कराया गया होगा लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें अच्छा हो जाएंगी। ये तो हो गया आपका होमवर्क वाला, और ये किया है क्लास वर्क वाला। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, क्या होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दो। और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। और हाँ, जो बच्चे अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट ज्वाइन कर लेना प्यारे भाइयों, ठीक है, क्योंकि समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस आगे निकल जाने के बाद बहुत ही दिक्कत होगी आप लोगों को कवर करने में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।